कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है और सभी को धन्यवाद जिनके कमेंट से मुझे मिले थे, जैसे ममता जी हो गए, प्रिया जी, मुस्कान जी, आशीष शाह जी और अरुण कुमार। ये सब जो है रोहित शर्मा जी, इन सब का कमेंट्स बहुत ही अच्छा था और ये सच में प्रोत्साहित हो रहा हूँ मैं। और मैं आपको आज इसलिए केमिस्ट्री शुरू करने वाला हूँ, फिर से एक नया सब्जेक्ट। और केमिस्ट्री में सबसे पहले एटम के विषय में पढ़ेंगे। और एटम जो है ये वर्ड किसके द्वारा दिया गया था? एटम वर्ड जो दिया गया था वो डेमोक्राइटस के द्वारा दिया गया था। और एटम का जो डेफिनेशन होगा वो होता है क्या? तो स्मॉलेस्ट पार्ट, जो इतना छोटा पार्ट होता है, ये इतना छोटा भाग जिसका फिर आगे उसको डिवाइड ही नहीं किया जा सकता है, उसे हम एटम कहते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाता है एक तरह से। और ये जो है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये किस चीज़ से बना रहता है? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना रहता है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। ये बीच में हो जाता है न्यूक्लियस, ये वाला पोर्शन, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है जिसको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। और ये सब जो चारों बगल गोला गोला की तरह घुमा रहता है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष कहते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है, ये बीच वाला पोर्शन, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से ही बना रहता है। अब या फिर इसको ये कहेंगे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से तो बना रहता है और क्वार्क से भी बना रहता है। क्वार्क से इसलिए क्योंकि क्वार्क से ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनता है। तो जब भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनता है तो न्यूक्लियस भी क्वार्क से ही बन सकता है। तो क्वार्क से कैसे बनता है? तो क्वार्क पे देखेंगे, जैसे अप क्वार्क है और डाउन क्वार्क है। तो अप क्वार्क में जो चार्ज होता है वो +2/3 होता है और डाउन क्वार्क में जो चार्ज होता है वो -2/3 होता है। तो उससे कैसे फिर बनेगा? तो प्रोटॉन का चार्ज हमें पता है, जैसे +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो फिर ये जो है ये अप्रॉक्स +1 के बराबर है। तो इसमें +1 कैसे आएगा? अगर हम दो क्वार्क को, अपर क्वार्क को जोड़ दें और एक डाउन क्वार्क को जोड़ दें तो फिर हमें प्रोटॉन की प्राप्ति होती है। जैसे ये दो अपर क्वार्क हो गया और एक डाउन क्वार्क हो गया। तो अपर क्वार्क का तो चार्ज होता है +2/3 और डाउन क्वार्क का -1/3। तो अगर दो अपर क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को जोड़ा जाता है तो वो 1 के बराबर हो जाता है, जिसका मतलब प्रोटॉन इससे बन गया। और फिर अगर एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क को जोड़ा जाता है तो उसमें 0 रिजल्ट हो जाता है। उसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज 0 है। तो ये न्यूट्रॉन भी फॉर्म होता है इसी के द्वारा। अब देखेंगे जो न्यूक्लियस जो बना रहता है वो क्वार्क के द्वारा बना रहता है। अब पता चल गया ये कैसे बना रहता है, क्वार्क के द्वारा। इसके बाद देखेंगे जैसे न्यूक्लियस का जो फॉर्मेशन हुआ वो किस प्रकार हुआ। रदरफोर्ड ये किए थे एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम दिया गया अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था 1907 ईस्वी में। अब ये देखेंगे कि इसमें क्या किए थे रदरफोर्ड साहब ने। जैसे एक ये चैम्बर हो गया, ये लीड चैम्बर कहलाता है, एक लीड चैम्बर हो गया ये। और यहाँ पे जो ये पोर्शन है छोटा सा, इसको हम नाम दिए हुए हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किया गया था? तो पोलोनियर के नाम से जाना जाता है। तो पोलोनियर का यूज़ किया गया था। अब यहाँ से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फ़ा पार्टिकल को पास कराया गया, गोल्ड फॉइल है ये गोल्ड फॉइल पे जो पास कराया गया, तो बहुत सारा जो अल्फ़ा रे था वो पास कर गया इधर से। लेकिन कुछ रे जो है वो डिफ्यूज़ कर गया, यहाँ से डिफ्यूज़ कर गया। किस डायरेक्शन में हुआ? तो एक कोई कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्यूज़न हुआ और कुछ जो है लार्ज एंगल पे डिफ्यूज़ किया। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है अल्फ़ा रे, वो यहाँ पे टकरा कर और फिर रिटर्न आ गया। तब उसे पता चला कि यहाँ पे कुछ है जिसकी वजह से टकरा कर ये रिटर्न आ रहा है। तो उसके हिसाब से वो फिर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ था यहाँ। और ये जो है ये ZNS स्क्रीन है, इसका नाम जिंक सल्फाइड स्क्रीन कहा जाता है, जिस पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। और अल्फ़ा रे किस चीज़ से बना रहता है? तो हीलियम न्यूक्लियस से बना रहता है, या फिर अल्फ़ा पार्टिकल बोल लीजिए। तो अल्फ़ा पार्टिकल से बना रहता है। तो इसका जो सिंबल हो जाएगा वो ये 4 हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास। ये 2 एटॉमिक नंबर हो गया। He हीलियम का हीलियम इंडिकेट करता है और 2+ जो है इसका चार्ज इंडिकेट कर रहा है। तो अब इसके बाद देखेंगे हम न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर एनर्जी जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच होता है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच होता है। और उसके बाद देखेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है नेचर में। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है। और वीकेस्ट फोर्स जो है नेचर में वो है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वीकेस्ट फोर्स है। और उसके बाद देखेंगे जैसे ऑर्डर क्या है। ऑर्डर जैसे न्यूक्लियस का जो ऑर्डर साइज़ है वो किस चीज़ से मापा जाता है? तो 10⁻15 मीटर, और जिसको हम फर्मी भी कहते हैं। और इससे थोड़ा सा बड़ा होता है एटम का साइज़, वो होता है 10⁻10 मीटर, 10⁻−10 मीटर, मतलब 10⁻−10 मीटर जो रहता है वो, जो जिसको हम एंगस्ट्रम कहते हैं, उससे एटम का साइज़ हो गया। अब फिर न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? तो न्यूक्लियस का जो खोज किया गया था वो इनके द्वारा किया गया था,
न्यूक्लियस का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, और प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया था जब इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तब। लेकिन इससे पहले गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने एनोड रे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो 1886 ईस्वी में, जबकि रदरफोर्ड ने 1907 ईस्वी में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए थे। और एनोड रे एक्सपेरिमेंट जो हुआ था 1886 में, उसमें इन्होंने बताया था गोल्डस्टीन ने कि कुछ पॉजिटिव रे है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसका एग्जिस्टेंस है यहाँ पे। तो उसमें उस समय वो नाम नहीं दे पाए थे, लेकिन वो प्रोटॉन का जो सबसे पहले डिटेक्ट करने वाले यही थे, गोल्डस्टीन ही थे। तो अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में ना रहे, गोल्डस्टीन रहे, तो गोल्डस्टीन में मार्क किया जाता है। अगर रदरफोर्ड रहे तो फिर रदरफोर्ड में ही मार्क किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो फिर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। अब देखेंगे हम ऑर्बिट के विषय में। तो ऑर्बिट जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, तो वो कैसे डिसाइड होगा? तो इसका एक फॉर्मूला है, 2n² अगर कर दिया जाता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है वो हमें पता चल जाता है। जैसे n क्या कहलाता है? ऑर्बिट नंबर है, और n² जो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कक्षकों की संख्या हो जाता है। ये कक्ष है, कक्ष की संख्या, ये कक्षकों की संख्या हो जाता है। अब इसके बाद देखेंगे, जैसे ये n है वो 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल हो जाता है। जैसे सर्कल ले लेते हैं, सर्कल 2 डायमेंशनल है, और स्फीयर जो होता है, गोला जिसको कहते हैं, तो वो 3 डायमेंशनल हो जाता है फिर। अब इसका जैसे हम देखेंगे, ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके चारों बगल जो ऑर्बिट है, ये सटाना ही है, ये कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये जो ऑर्बिट है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हम कैसे पता करेंगे? तो जैसे ये k है, k के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर इससे आगे वाला l है, इसके आगे वाला m है, उसके आगे n है, o है। तो इसका जैसे ऑर्बिट नंबर n k का 1 हो जाता है, यहाँ पे ऑर्बिट नंबर 1 का है। तो ये जो ऑर्बिट नंबर 1 है, k का 2 इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिट नंबर 1 है, और मुझे फार्मूला पता है 2n²। तो n² मतलब 1 का स्क्वायर 1 हुआ, इंटू 2 तो 2 हो गया। अगर 2n² में n का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 हो जाएगा। अब इसमें 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे 18 हो जाएगा। ये फार्मूला पे सारा निकल जाता है। तो इससे हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चल जाता है ऑर्बिट में। अब इसके बाद हम देखेंगे एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था। तो जॉन डाल्टन के द्वारा एटॉमिक थ्योरी दिया गया था। और जैसे एटॉमिक मास निकाला जाता है, तो एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? तो मान के चलिए 1 से 20 एटॉमिक नंबर का हमको एटॉमिक मास निकालना है। तो ये फार्मूला है नहीं एक्चुअली, लेकिन शॉर्टकट है निकालने का। जैसे कोई ऑड एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर देंगे। अगर इवन एटॉमिक नंबर दिया गया है तो उसमें 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उससे क्या होता है, तो इसका हमको एटॉमिक मास मिल जाता है। लेकिन ये एक्सेप्शन में ये सारा है, जैसे हीलियम हो गया, बेरिलियम हो गया, फिर नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, ये 5 एक्सेप्शन में है। अब इसका हम देख लेते हैं कैसे कैसे एटॉमिक मास इसका निकाला गया है। अब जैसे ये हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मुझे पता है कि हाइड्रोजन 1 हो जाता है, क्योंकि अब इसमें अगर 2 करेंगे तो ये तो 2 हो जाना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि इसमें 1 ही होगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद हीलियम देखेंगे, हीलियम में तो इवन नंबर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इसका एटॉमिक मास 4 हो गया। ये लिथियम 3 है, ये ऑड नंबर है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, +1 कर देंगे तो 7 हो गया। फिर ये बेरिलियम हो गया, तो बेरिलियम का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8 होना चाहिए था, लेकिन इसमें 9 होगा क्योंकि ये एक्सेप्शन में था। अब इसके बाद बोरोन का अगर ले लेते हैं, तो ये बोरोन भी एक्सेप्शन में, बोरोन एक्सेप्शन में नहीं आता है, क्योंकि बोरोन का तो ये हो जाता है 5, 5 ऑड नंबर है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करेंगे तो 11 आ जाता है। इस तरह से फिर नाइट्रोजन का ले लेते हैं, नाइट्रोजन का फिर 14 हो गया, 14 तो नहीं होना चाहिए था, इसमें तो 7 ऑड नंबर है, 7 इंटू 2 +1 होना चाहिए था, लेकिन ये 14 होगा, तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है नाइट्रोजन। वैसे ये ऑक्सीजन का 8 है तो ये इवन नंबर है, इंटू 2 कर दिया 16 हो गया। ये फ्लोरीन हो गया 9, 9 ऑड नंबर है, इंटू 2 करके +1 कर देंगे तो 19 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एटॉमिक मास निकल गया इतने तक का। जैसे कैल्शियम तक का, जैसे 20 है ना, इसका यहाँ तक का निकल गया। क्लोरीन का अगर ले लेते हैं तो इसका 35.5 होता है, तो इसका तो एक्चुअली होना चाहिए था, ये ऑड नंबर है तो 17 इंटू 2 +1 करना चाहिए था तो 36 होता, लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है इसलिए इसका 35.5 ही है, इसलिए एक्सेप्शन में है ये। अब आर्गन हो गया, जैसे इसका 18 इंटू 2 36 है, लेकिन ये कभी कभी ऑप्शन में 40 भी रहता है, तो 40 फिर मार्क करना है। तो इस तरह से है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है वो हम देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन जैसे हो गया, ये हो जाता है हम लोग का एटॉमिक मास, ये हो जाता है एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे चार्ज दिखाया जाता है। तो एटॉमिक मास जो है उसको हम ए के द्वारा इंडिकेट किए, जेड के द्वारा एटॉमिक नंबर को इंडिकेट किए, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बराबर होता है, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। लेकिन एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो घटता बढ़ता रहता है, कभी ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है, कभी
और इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाता है। तो फिर इस तरह से इसका संख्या जो है वो वेरी करता रहता है, इसलिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बेस पे ही एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास निकाला जाता है। अब देखते हैं कि जैसे चार्ज कैसे निकाला जाता है। तो चार्ज में प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन करेंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों को ऐड अगर करेंगे तो उसमें चार्ज हमको निकल जाता है। एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो प्रोटॉन में न्यूट्रॉन को जोड़ा जाता है। अब यहाँ से अगर न्यूट्रॉन हमको निकाला जाए तो न्यूट्रॉन निकालेंगे तो इसको एटॉमिक मास को ए कहते हैं, और प्रोटॉन किसके बराबर होता है, तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है जेड। तो ए माइनस जेड अगर करेंगे तो हमको न्यूट्रॉन का संख्या आ जाएगा। अब हम इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लिए हैं सोडियम का, तो यहाँ पे ये एटॉमिक मास दिया हुआ है और ये एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। इसमें अगर Na है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 11 होगा। Na प्लस में प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, प्रोटॉन की संख्या बराबर ही होगा। यहाँ भी 11 होगा, यहाँ भी 11 होगा, क्योंकि Na उसका चार्ज कुछ भी रहे उससे प्रोटॉन को फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे ऑक्सीजन हो गया तो उसमें प्रोटॉन की संख्या 8 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या वेरी करेगा। क्यों कि ये Na है तो यहाँ पे 11 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होगा, लेकिन Na प्लस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज मतलब ये एक घट जाएगा, तो ये 10 हो गया। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हो गया तो एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 12 हो गया। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये भी 10 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अब अगर दो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर आ जाए, तो उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, या फिर सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इसको हिंदी में आइसो को सम कहा जाता है। अब फिर देखेंगे जैसे ये वाला है एक क्वेश्चन, 23 और 11 दिया हुआ है Na का। तो इसमें जेड की संख्या मतलब एटॉमिक नंबर क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, एटॉमिक मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो हमें पता है कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन की संख्या, ये एटॉमिक नंबर हो गया 11, मतलब जेड हमको 11 दिया हुआ है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 हो जाएगा, क्योंकि जेड के बराबर प्रोटॉन होता है। अब प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गया। अब न्यूट्रॉन कितना होता है, तो हम देखे थे फॉर्मूला में A माइनस जेड होता है। तो ए दिया हुआ है 23 माइनस जेड दिया हुआ है 11, तो अगर दोनों को घटाया जाए तो 12 आ जाता है। तो इस तरह से एटॉमिक मास भी पता था और न्यूट्रॉन हम फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे 35.5 क्लोरीन का होता है और एटॉमिक मास, और इसका एटॉमिक नंबर है 17। तो इसमें अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालने को कहा जाए तो 35.5 माइनस 17 करेंगे तो 18.5 होना चाहिए आंसर। लेकिन ये 18.5 ना होकर के इसका आंसर हम 18 लिखेंगे, पॉइंट में नहीं लिखेंगे। हाँ, और देखेंगे जैसे एटॉमिक नंबर, ये वाला भी क्वेश्चन आ जाता है बराबर। तो एटॉमिक नंबर जो है वो लेस देन इक्वल टू एटॉमिक मास है। अब क्यों है इस तरह से, तो हम हमेशा देखते हैं कि जैसे एटॉमिक मास का थोड़ा बड़ा होता है और एटॉमिक नंबर से हमेशा बड़ा होता है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर छोटा हो गया एटॉमिक मास से, तो छोटा तो पता चलता है, लेकिन ये इक्वल इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। इसलिए इसका सिंबल जो हो जाता है ये लेस देन इक्वल टू का माना जाता है एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे जैसे पोटासियम हो गया, तो पोटासियम को के पास प्रोटीन का संख्या 19 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 21 है, न्यूट्रॉन की संख्या इतना है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो हम देख लेते हैं कि इसमें जैसे प्रोटॉन की संख्या जो है वो एटॉमिक नंबर हो गया, तो यहाँ पे 19 जो है एटॉमिक नंबर हो गया। अब इससे हमको पता चल जाएगा 19 जो है और नंबर है, इसमें इंटू 2 + 1 करेंगे तो एटॉमिक मास निकल गया, हमको 39 आ गया। अब इसमें चार्ज देखेंगे कितना आएगा, ये 2 माइनस जो है, तो चार्ज प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो प्रोटॉन की संख्या तो 19 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 21 है, तो यहाँ से -2 चार्ज आ गया, तो यहाँ पे 2 माइनस कर दिया जाता है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो कृष्णा SSC एंड बैंकिंग करके एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।